So, okay, hi everyone. My name is Vinay Kumar Gupta. I am a student of IIT Bombay Computer Science, MTech final year. So, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करना है स्टार्टिंग से मतलब स्क्रैच से, या फिर आपने एक बार प्रिपरेशन कर भी चुके हो और आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है मार्क्स लाने में, तो क्या क्या प्रॉब्लम मतलब कि उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके। सो मे बी ये वीडियो बहुत ही मतलब मैंने तीन वीडियोस डाल चुका हूँ मैं। ऑन एन एवरेज 12 से 15 मिनट का वीडियोस होता है हर एक वीडियो। बट ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि अ, ये वीडियो किसी किसी की लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो हो सकती है। ओके, मैं तो इस बात की गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गेट के लिए, और मैं काफ़ी अच्छे रैंकर्स के बीच में रह चुका हूँ अभी। मतलब आईआईटी बॉम्बे में तो ओवरऑल अंडर 300 रैंकर्स ही यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो उनका भी माइंडसेट मैंने देख लिया है, और मैंने भी काफ़ी अच्छी तैयारी किया है गेट का। क्योंकि मेरा जब मैंने फर्स्ट टाइम गेट का एग्जामिनेशन दिया था तो मेरा केवल 20 मार्क्स था। इवन मैंने क्रॉस भी नहीं किया था जो कट ऑफ था। कट ऑफ उसमें शायद 26 मार्क्स के आसपास में था। तो और वहाँ से मैं अगर आईआईटी बॉम्बे पहुँचा हूँ अंडर 300 रैंक, मीन्स 253 रैंक था मेरा ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि मैं एक राइट कैंडिडेट हूँ उन सारे लोगों को बताने के लिए कि आप लोग को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या मैंने गलतियाँ किया। ठीक है, तो मेरा एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे किया, और जब प्रॉब्लम्स आती थी मुझे, जैसे मैं एक बार गेट का एग्जामिनेशन दिया, डिस्क्वालीफाई हुआ, फिर दूसरी बार एग्जामिनेशन दिया तो 700 रैंक आया, तीसरी बार फिर तैयारी की क्योंकि मेरा टारगेट आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचने का था। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई उसको कैसे फेस किया। ओके। और इन सब चीज़ों के बीच में मतलब कि बहुत सारे दोस्त बनते भी हैं, और बहुत सारे दोस्त लोग मतलब क्या काफ़ी अच्छी परफॉर्म करके चले जाते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट ये वीडियो केवल और केवल अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो गेट, या फिर एक बार गेट दे चुके हो, अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो उसके लिए है। काफ़ी लेंदी वीडियो होने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 40 45 मिनट का वीडियो ये होगा। अगर आप पूरा देखते हो तो मुझे लगता है कि और कोई वीडियो देखने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत ही ब्रॉड में, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस चीज़ को बनाया है, इस वीडियो को। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है, और मैं क्या-क्या गलतियाँ करता था, उसके बाद रैंक अच्छा आना स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। तो अगर आप इस समय मतलब वीडियोज़ देख रहे हो अप्रैल के टाइम पे, और आप अगर गेट की तैयारी करना चाहते हो जीरो लेवल से, तो काफ़ी अच्छी ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, और आप इसके बाद से आप प्रिपरेशन अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। चलो। तो सबसे पहले मैं देखो, मैं एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ओवरऑल सीएससी के ही बारे में बातचीत करूँगा कि सीएससी का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। और अगर बाई चांस आप अनदर ब्रांच से हो तो इसको फॉलो कर सकते हो आप, अनदर ब्रांच के भी लोग। ओके। तरीका यही होगा। ओके। और ब्रांच बाय ब्रांच वेरी कर सकता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का, और जो मैं तरीका बताऊंगा तरीका सेम होगा, सब्जेक्ट्स केवल वेरी कर सकते हैं। ओके। तो हमारा टॉपिक आज का है गेट प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। ओके। और ये जो नोट्स है जो मैं अभी बनाऊंगा, तो वो मैं शायद लास्ट में मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, तो आप लोगों को केवल अच्छे से सुनना है इस चीज़ को। आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है कि स्टेप इसकी कौन कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करना है, मैं ये नोट्स को डाल दूंगा मैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इस नोट्स को, क्योंकि क्या बनाओगे इसके लिए फालतू में नोट्स। ठीक है, तो फिर काफ़ी अच्छा नोट्स होगा, ये आप लोग अपना आराम से यूज करना। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, तो पहला स्टेप्स ये होता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो लगभग 10 से लेकर के 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। तो उस 12 सब्जेक्ट के लिए दो चीज़ हो सकता है। या तो आप उस 12 सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक पढ़ो,
या तो एक गुड कोचिंग ज्वाइन करो। ओके। तो मैं जो था, मैंने रेफरेंस बुक खरीद लिया था पूरा, मतलब सारे 12 10 12 सब्जेक्ट जो भी होते हैं, बट मैंने कभी पढ़ा नहीं इसको। ओके। मैं रीजन बताऊंगा अभी। मैंने एक अच्छा कोचिंग ज्वाइन किया और इसके थ्रू मैं अपना सारा प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, और ये रेफरेंस बुक मैंने लगभग लगभग जीरो लेवल का पढ़ा था। कुछ कुछ टॉपिक मैंने रेफर किया था, बट वो जीरो ही मान सकते हो, क्योंकि अब कुछ टॉपिक रेफर करने का मतलब कुछ नहीं होता इस समय तो। कुछ टॉपिक का रेफर करने का मतलब आप चैट जीपीटी या फिर कुछ भी यूज कर सकते हो, तो वो बुक के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक में अगर डाउट है तो वो चैट जीपीटी भी आपको बता देगा। तो मैंने गुड कोचिंग में एडमिशन लिया था। तो पहला अपना काम हो सकता है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, फर्स्ट वन, एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो एक कोचिंग आप सर्च करो जो आपके आसपास में, आपके कॉलेज के आसपास में हो, आपके घर के आसपास में हो, ठीक है। एक गुड कोचिंग को सर्च करो और उसमें एडमिशन लो, और मोस्टली कोशिश करो कि आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो, जैसे ऑनलाइन में आप कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग सर्च करो। ऑफलाइन में कंफर्टेबल फील करते हो तो ऑफलाइन कोचिंग में सर्च करो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने तैयारी किया था, मतलब 20 मार्क्स के बाद की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया था। ओके। और उस ऑफलाइन कोचिंग लेने के बाद भी मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया था, 700 के आसपास में रैंक आया था उस साल। ओके। फिर मैंने एक और ड्रॉप लिया, फिर वो सब मैं ऑलरेडी एक बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट फेस करता है प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला हम लोग का काम होगा कि गुड कोचिंग आप ले सकते हो जो आपके बजट में हो। जरूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई कोचिंग ले लो, ठीक है। गुड कोचिंग कम पैसे में भी आती है, तो आप लोग देख लो। मैं किसी कोचिंग का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, कोई कोचिंग मतलब कि मुझे स्पॉन्सर नहीं की है, तो फिर मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गुड कोचिंग कौन सा। गुड कोचिंग का मतलब उसमें टीचर अच्छे हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी लोकल सोकल टीचर लेकर के आ गया है और पढ़ा दिया, और उनके कॉन्सेप्ट भी उतने अच्छे नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट वो अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। ओके। आपको आपको वो क्या पढ़ाएंगे, मतलब उतना अच्छा उनका जब खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो पहला जो रीजन होता है, कोचिंग को आप हायर करो, कोचिंग को आप लो, और इसके लिए आपको 4 5 6 दिन का जो भी टाइम लगता है, आप सोचो कौन से कोचिंग की फैकल्टीज से पढ़ करके आप लोग को मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाने। क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है आपको, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि कोचिंग आपको चूज करना है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हो। ओके। कोचिंग चूज करने से फायदा क्या क्या होने वाला है ये मैं बता रहा हूँ, कि आपको रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत बहुत मोटी मोटी बुक होती हैं, वो पढ़ करके आप बोर हो गए, प्लस आपको समझ में भी नहीं आएगा। स्टैंडर्ड बुक होती हैं, फॉरेन राइटर होते हैं, तो फिर सच में मतलब वो बहुत बोरिंग टाइप का काम होता है, तो रेफरेंस बुक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो पहला ये रीजन होता है कि आपको लेना पड़ेगा। दूसरा, आप अननेसेसरी थिंग नहीं पढ़ोगे, मतलब कि अननेसेसरी जो टॉपिक होती हैं, ठीक है, आप उसको नहीं पढ़ोगे। अननेसेसरी टॉपिक का मतलब जितना गेट में जरूरत होती है, जितना एक अच्छा मार्क्स लाने की जरूरत होती है, अच्छा मार्क्स मैं अभी मान करके चल रहा हूँ 65 to 70 के अबव मार्क्स। ओके। अगर आपको अच्छा मार्क्स लेकर के आना है, तो आपको कम टाइम में एक अच्छा लेवल का तैयारी करना चाहिए, जो अननेसेसरी टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। इससे कभी क्वेश्चन आया ही नहीं गेट में। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि ये जो टॉपिक्स जो होता है ना, वो बहुत ही रेयरली इसको यूज करते हैं अपने टॉपिक्स को, मतलब नोट्स बनवाने में, और जिसके आने के चांसेस लगभग ना के बराबर होती है। तो मोस्टली लोग कोचिंग करते हैं, तो फिर क्या होता है कि ना, सारे लोग वो टॉपिक छोड़ करके ही जाते हैं। तो अगर उससे क्वेश्चन बन भी गया, तो पूरे लगभग 90% लोग उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मोस्टली यही होता है ना कि 100 मार्क्स नहीं आते हैं, एक आध दो बार, शायद एक बार आया कंप्यूटर साइंस में 100 मार्क्स, राहुल कुमार समथिंग नेम था उसका, ठीक है। तो ये अननेसेसरी टॉपिक्स आप लोगों को कोचिंग नहीं पढ़ाएगा। दूसरा, एक लिमिटेशन होगा टाइम का, कि 60 to 70 आवर्स में ही आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, 100 घंटा 150 घंटा हो गया, मतलब वो काम नहीं होता है। तो पहला होगा कि रेफरेंस बुक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा होगा कि अननेसेसरी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। ओके। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ोगे,
उनका क्या होता है कि पर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह वो लेते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन में था तो टेस्ट होता था। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है कि उस सब्जेक्ट को कितना अंडरस्टैंड किया हो आप, और किस लेवल का आप उससे क्वेश्चन लगा सकते हो, और आपके ऊपर उस कोचिंग में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है? तो उनसे भी आप लोग मिल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि इस टॉपिक को उन्होंने कैसे क्लियर किया। तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली मैंने एक नोट्स काफ़ी डिटेलिंग में नोट्स बनाया है, वहाँ से मैं देख ले रहा हूँ कि और क्या क्या चीज़ें इसमें बची हुई हैं। ओके। और फोर्थ वन होता है कि वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा बनाएंगे। कॉन्सेप्ट प्लस नोट। नोट मतलब फेयर जो होता है आपको, नोटबुक जो बनवाएंगे बहुत अच्छा बनवाएंगे। कॉन्सेप्ट मतलब एक होता है ना कि किस लेवल को आपको इस टॉपिक में जाना है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का कुछ टॉपिक्स है, जैसे फ्लो कंट्रोल पॉलिसी हुआ, तो फुल फ्लो कंट्रोल में आपको किस लेवल तक डिटेल में जाना है वो ये बताएंगे, और उससे क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उसका एक डिटेल व्यू देने लगते हैं वो लोग। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चार जो है चीजें है ना, वो फायदा करेंगे आपको कोचिंग ज्वाइन करने से। पहले रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, अननेसेसरी टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंट काफी अच्छा मिलेगा, प्लस कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा बनेगा, फेयर भी काफी अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो उसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को लेकर के। ओके। ओके। तो पहला काम जो होगा वो कोचिंग को ज्वाइन करना होगा। दूसरा जो काम होगा आप लोगों का, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा उसका एक हार्ड कॉपी बाई करना है। हार्ड कॉपी। ओके। उसको हमेशा हैंडी रखना है। उस हार्ड कॉपी को हैंडी का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोचिंग में जा रहे हो तो घर पे छोड़ करके जाओ उसको, या फिर घर पे हो तो वो किसी और रूम में आपका है, मतलब धूल पड़ी हुई है, उसको कभी यूज नहीं किया। हैंडी का मतलब यही होता है। ठीक है। तो आप उस प्रीवियस ईयर को हार्ड कॉपी, मतलब मैंने सॉफ्ट कॉपी इसलिए नहीं बोला क्योंकि जैसे जो क्वेश्चन आप लगाते हो तो उसमें एक स्टार मार्क कर दो। जैसे वो क्वेश्चन अगर नहीं लगा आपका तो ठीक है, और अगर लगे तो टिक मार्क कर दो, स्टार मार्क कर दो। अगर पहली बार लगा रहे हो नहीं लगा, दूसरी बार लगा रहे मतलब पहली बार लगाया नहीं लगा, उसका सोल्यूशन देखा, उसको अंडरस्टैंड किया, फिर एक महीने के बाद वापस आया, फिर से लगाने की कोशिश किया, फिर नहीं लगा तो डबल स्टार मार्क करो। मतलब वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो प्रीवियस ईयर का हार्ड कॉपी आपको लेना है। प्लस मुझे नहीं लगता कि कोई प्रीवियस ईयर का हार्ड कॉपी है जो बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया हो। मतलब मैंने अभी तक तो नहीं देखा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हुए थे जो कि प्रीवियस ईयर का अगर आपको कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसके जो आंसर होता है उसको मैच करना आपको इंटरनेट से। इंटरनेट पे वो क्वेश्चन डालना है ईयर वाइज की, दिस ईयर में ये क्वेश्चन, एक लाइन आप उस क्वेश्चन का डालो इंटरनेट पे तो उसका पूरा आंसर आ जाता है। ठीक है। तो वहां से आप आंसर, बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपर्स वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, आंसर देते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं भी बहुत सारे वेबसाइट में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, प्लस आंसर्स उसके लिखा हूँ। तो फिर ऐसे अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब आंसर लिखते हैं तो वहां से आप कंपेयर करो कि हाँ वो क्वेश्चन नहीं लगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता नहीं था, या फिर वो कॉन्सेप्ट आने के बावजूद भी आप उस चीज में फंस गए हो। तो इंटरनेट का यूज करो। इंटरनेट का मतलब सर्फिंग करो, सर्चिंग करो उस प्रीवियस ईयर को इंटरनेट पे जो क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं आपसे, और उसका सोल्यूशन देखो कि जो टॉपर्स लोग दिए हुए हैं उसका सोल्यूशन कहाँ पर आप मतलब लाइक कर रहे हो उस चीज को। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको कोचिंग आपको ज्वाइन करना है। अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना है, वो लोकल सोकल कोचिंग मत ज्वाइन करना। ठीक है। दूसरा, प्रीवियस ईयर आपको एक हार्ड कॉपी लो। ठीक है, एक अच्छा हार्ड कॉपी लेना होगा। ओके। सो आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा अच्छा वाला, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। ओके। और दूसरा होगा आपको प्रीवियस ईयर, एक अच्छा प्रीवियस ईयर लो जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रखता हो, जैसे 35 ईयर्स के या 30 ईयर्स के जो भी आता हो। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आप उठाओ, वहां से आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। ठीक है। और सोल्यूशन जो होगा वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये एक टॉपिक आपका फिनिश हुआ कि आपको एक कोचिंग रेफर करना पड़ेगा और आपको प्रीवियस ईयर लेना पड़ेगा। दूसरा आपका टॉपिक आता है कि स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा आपको। जैसे आपके पास 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट के वेटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो सब्जेक्ट को कैटेगरी वाइज में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं जब पढ़ता था तो मैंने सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था।
पहला जो कैटेगरी था तो बहुत ज़्यादा इजी वाला कैटेगरी माना जाता है, जैसे इसमें एप्टीट्यूड आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, उससे क्वेश्चन मतलब अगर थोड़ा बहुत आपने मेहनत किया है तो आराम से बन जाएंगे उससे। और दूसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है कि बड़े सब्जेक्ट जो सच में मतलब कि लगता है कि यार खत्म करने में टाइम लगेगा, और दूसरा होता है, तीसरा कैटेगरी होता है छोटे सब्जेक्ट। तो तीन कैटेगरी होते हैं। मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा, उनके मार्क्स बताऊंगा, और कितने घंटे में लगभग खत्म करना होता है, और कोचिंग कितने घंटे में खत्म करवाती है ये मैं बताऊंगा आपको। तो जो पहला कैटेगरी होगा आपको, वो होगा एप्टी का, एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके। इसमें से एप्टीट्यूड जो होता है वो 13 से 15 मार्क्स का आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो 13 से 15 मार्क्स से भी आता है। ओके। तो अगर ये दो सब्जेक्ट आप तैयार कर लेते हो तो आपका लगभग 26 to 30 मार्क्स फिक्स होते हैं। ओके। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, अगर वो टॉपिक थोड़ा सा छोड़ भी दिया जाए तो अगर बाई चांस 2-3 नंबर आपके कट रहे हैं या 4 नंबर कट रहे हैं तो ओवरऑल 22 to 25 मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जो कि कट ऑफ को लगभग क्रॉस करने के आसपास में पहुंच जाता है वो चीज़ें। और इसको मोस्टली जो कोचिंग पढ़ाती है वो 1 मंथ तक पढ़ाती है, 1 मंथ का टाइम मैक्सिमम लेती है, एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो पहली कैटेगरी ये होती है जो कट ऑफ क्रॉस करवाने के लिए जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है बिग सब्जेक्ट्स की। ओके। तो मैं जब पढ़ता था तो उस समय बिग सब्जेक्ट्स में किस किस चीज़ को मानता था, इवन मैं ही नहीं, इवन कोचिंग भी मानते हैं इनको। ओके। कि ये बड़े सब्जेक्ट्स हैं तो उसको आराम से पढ़ा करके बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया जाए। तो फर्स्ट वन था कंप्यूटर नेटवर्क, सीएन। सेकंड वन है सीओए। थर्ड वन है सीडीएस, सी लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर। फोर्थ वन है एल्गोरिदम। ओके। फिफ्थ वन है डीबीएमएस। सिक्स्थ वन है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। जिसमें से कंप्यूटर नेटवर्क के जो होते हैं वो लगभग 6 से 9 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। सीओए के जो होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का 7 to 10 मार्क्स। सीडीएस, सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर का, सी लैंग्वेज से 5 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन बनते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के लगभग 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ओके। एल्गोरिदम के 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। डीबीएमएस के 6 to 8 मार्क्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 to 10 मार्क्स। ओके। तो ये बड़े सब्जेक्ट माने जाते हैं 6। तो मतलब ओवरऑल लगभग देखा जाए एवरेज सारे सब्जेक्ट से तो लगभग 8 से 9 मार्क्स बनते हैं हर एक सब्जेक्ट से। तो ये बड़े सब्जेक्ट माने जाते हैं, इनको कैसे पढ़ना है ये भी मैं बाद में बताऊंगा। थर्ड कैटेगरी पहले हम लोग लिखते हैं। ओके। थर्ड कैटेगरी आता है जो स्मॉल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कंपाइलर होता है, दूसरा होता है टीएलडी, थर्ड वन होता है टीयूसी। ओके। एक्चुअली ये जो कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड किया, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर किया हूँ। किसी किसी को टीओसी बड़ा लगता है, लेकिन वैसे भी टीओसी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है तो उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। टीओसी अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप अच्छा कर लोगे तो लगभग इसमें स्ट्रेट डायग्राम और फ्लो ही बनाना होता है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है सब्जेक्ट है। और इनिशियली तो मुझे टफ लगता था, बट मैं बताऊंगा मतलब जो बोला नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे पढ़ता था मैं। ओके। कंपाइलर 4 to 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। डीएलडी जो आता है वो 6 to 7 मार्क्स। टीओसी जो आता है 6 to 7 मार्क्स। ओके। ओवरऑल 100 मार्क्स के जो पेपर बनते हैं यहाँ पर ऐसे ही लगभग, मतलब आप मर्ज करोगे ओवरऑल सारी चीज में तो 100 मार्क्स के पेपर इस तरीके से बनते हैं। ओके।
तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बिग सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोचिंग कितने दिन में फिनिश करते हैं, और आपको भी कितने दिन में फिनिश करना चाहिए अगर आप कोचिंग के साथ चल रहे हो तो। बिग सब्जेक्ट को फिनिश किया जाता है कोचिंग में लगभग 15 से लेकर के 18 दिन तक, अगर आप इस स्क्रैच से तैयारी कर रहे हो, जीरो लेवल से। मैं इस बात को ध्यान में रखना, आप जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हो तो। जो स्मॉल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कोचिंग कंप्लीट करता है 10 से लेकर के 12 दिन में। ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर माने हम, तो एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 30 डेज में, बिग सब्जेक्ट को मैं 15 के जगह पे 17 डेज इस सब्जेक्ट को मानता हूँ, तो 17 इंटू 6, मे बी 102 डेज आएगा शायद, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। और इसका मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ 11 डेज, 11 इंटू 3 इक्वल टू 33 डेज। तो तीनों को आप अगर मिलाते हो नंबर ऑफ डेज, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खींचा हूँ उन दिन को, तो 30 डेज जो इनिशियली मैंने लिखा था, उसके बाद आया था 102 डेज, और लास्टली 33 डेज। ओके, तो ये 160 टू 170 डेज आएगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं 180 डेज। ये जो प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो गेट का 180 डेज का होता है। एक जेन्युइन अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो, क्योंकि 2 लाख बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम में, हर एक बच्चा चाहता है कि मुझे आईआईटी मिले, मुझे पीएसयू मिले। पीएसयू तो कंप्यूटर साइंस वाले बहुत कम सीट होते हैं, एटलीस्ट वो चाहता है कि उसको आईआईटी मिले। तो आईआईटी के लिए लोग बहुत जान लगा करके पढ़ते हैं। आईआईटी सब कुछ नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं। बट आईआईटी में आने के बाद क्या होता है कि ना, लाइफ थोड़ा सा अच्छे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तुम भी उसी लेवल के बच्चों के साथ जब क्लास में बैठते हो, उन्हीं लेवल के बच्चों के साथ काम करते हो, तो उनका काम करने का तरीका देखते हो, तो उनका मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे ये लोग जब काम करते हैं तो अच्छा लगता है कि उनके साथ बैठ करके कुछ नया सीख रहे हैं। आईआईटी सच में सब कुछ नहीं होता, बट लाइफ चेंजिंग पार्ट का एक मतलब एक अच्छा हिस्सा बनता है अगर आप आईआईटीज में आते हो तो। ओके, तो ये तैयारी का टाइम होता है 180 डेज, जो एक जेन्युइन तैयारी माना जाता है। ओके, जो एक जेन्युइन डेज माना जाता है। और आप अगर अप्रैल से तैयारी कर रहे हो तो 8 मंथ आप कैलकुलेट कर लो, वो नवंबर के आसपास तक आएगा मे बी। ठीक है, नवंबर दिसंबर। तो अप्रैल से आप तैयारी करना स्टार्ट करो, ये बहुत ही मतलब अच्छा टाइम है आप लोगों को जीरो लेवल से तैयारी करने का। ओके, तो ये हमारा पहला हुआ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, कोचिंग का, प्रीवियस ईयर का, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, और पर सब्जेक्ट कितने दिन कोचिंग लगाती है, और बड़े और छोटे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, और ये मेरे अनुसार था। ओके, तो थर्ड पार्ट पे हम लोग चलते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है कि अगर आप लोग सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो, सब्जेक्ट को तैयार करने के बाद आप लोग कैसे देख सकते हो कि वो सब्जेक्ट आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली में उस लेवल पे हो, आईआईटी में जाने के लेवल पे हो कि नहीं हो भी, या फिर आपको और भी अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो वो टाइम होता है टेस्टिंग का, टेस्ट देने का। ओके, तो आप अगर किसी भी कोचिंग का टेस्ट लेते हो, जैसे जिस समय मैंने लिया था, तो मैंने दो दो साल का टेस्ट एक बार में बाई कर लिया था। वो उस कोचिंग में 2 साल का टेस्ट एक बार में ऑफर करती है, पैसे थोड़ा सा ज्यादा लेता है, अप्रोक्सीमेटली 2500 या 3000 के आसपास में लिया था उसमें। तो उसमें लगभग 100 102 टेस्ट था। ओके, तो उसमें 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला होता है टॉपिक वाइज, ओके, दूसरा होता है सब्जेक्ट वाइज, तीसरा होता है मल्टी सब्जेक्ट, और फाइनली होता है फुल लेंथ, लेंथ प्लस मॉक टेस्ट। तो ये जो दो टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, वो सब्जेक्ट के साथ देना होता है आपको। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़, वो सब्जेक्ट के, हाँ ये भी, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ो ना, तो उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर भी लगाओ आप। जैसे कोई सब्जेक्ट जो हार्ड कॉपी आप खरीदोगे, एक सब्जेक्ट को 4 टॉपिक में डिवाइड किया होगा प्रीवियस ईयर में, तो एक सब्जेक्ट जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ, जैसे आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर नेटवर्क की बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो अगर आप पढ़ रहे हो डेटा लिंक लेयर पहले खत्म हुआ आपका, तो डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर का जो भी खत्म हुआ, तो उसके क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर में सर्च करो कि उसके क्वेश्चंस कहाँ पे रहे, और वो
क्वेश्चंस आप लगाना स्टार्ट करो तो आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है वो ठीक ठाक पढ़ाया, उस उन्होंने पढ़ा, फैकल्टी ने सही से पढ़ाया हुआ है कि नहीं, और उससे उसके क्वेश्चन क्या हो रहा है, आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं टॉपिक के। ओके, तो पहला जो चीज होता है कि प्रीवियस ईयर लगाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन सच में मतलब बहुत मतलब प्रॉब्लम में फंस जाओगे फिर आप। तो पहला जो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज होता है, जैसे आपने 15 दिन कोई सब्जेक्ट पढ़ा, 16 दिन बड़े सब्जेक्ट आपने पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें क्या होगा कि 2-3 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट होंगे, टेस्ट टेस्ट होंगे, और एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। तो पहले टॉपिक 15-16 दिन पढ़ा आपने, और 15-16 दिन पढ़ने के बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो। बहुत मतलब बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, शायद 15-15 क्वेश्चन उस समय होते थे, मेरा 2 साल हो चुका है दिए हुए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो उतना याद नहीं है, बट टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है वो 15-16 होता है, तो दोनों टॉपिक वाइज टेस्ट एक ही दिन में दो, और देखो क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए हैं आपसे, और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वहां से देखो कि वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको आते थे, तब गलती किया आपने, या फिर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था फिर आपने गलती की, कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ भी मतलब कि वो हो। और दूसरे दिन जब ये टॉपिक वाइज टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके जस्ट अगले दिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, और फिर देखो कि हाँ मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपको एनालिसिस करने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया तो वो सब्जेक्ट अच्छा जा रहा है कि नहीं, इससे आपको पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट कितनी अच्छी तरीके से तैयार हुआ। ओके, मल्टी सब्जेक्ट जो टेस्ट होता है उसको बचा करके रखो। ओके, मल्टी सब्जेक्ट के लिए क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा, और फुल लेंथ कब देना है वो मैं बताऊंगा। तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज तो तुरंत देना है जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो जा रहा है, तो इससे पता चलेगा कि आपको तैयारी किस लेवल का है। ओके, और एक चीज और होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ा तो हूँ, बट मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, मतलब मैंने पूरा साल कोचिंग में लगाया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया, उसके बावजूद भी मार्क्स मेरा 40, 45 या 50 के आसपास में जाकर के रुक जा रहा है, और हर साल यही हो। तो एक चीज का वो लोग गलती कर रहे हैं, पहला रिवीजन, दूसरा प्रीवियस ईयर, मल्टी टाइम लगाना। ओके, रिवीजन और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो गेट के एग्जाम, जो रियल गेट का एग्जाम फरवरी में होता, फर्स्ट वीक में, वहां पर जाने से पहले उस सब्जेक्ट को कम से कम 3 to 4 टाइम, ये तो मैंने बहुत मिनिमल बताया, जो भी रैंकर्स हैं इनका यही हालत है कि उनका रैंक क्यों अच्छा आता है, 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना प्रॉपरली उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए वो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा, तो सीपीयू शेड्यूलिंग आपको जैसे राउंड रॉबिन पढ़ा, ठीक है, तो राउंड रॉबिन आपके दिमाग में होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद भूल गया वो टॉपिक, या फिर वो चीज आपके माइंड में मैपिंग नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से वो एल्गोरिदम काम करता है, किस तरीके से नहीं। तो कम से कम 4 से 5 बार, 3 से 4 बार जो मैंने बताया वो बहुत मिनिमल बताया, 4 से 5 बार उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही है, आपको रिवाइज करना है, मतलब पढ़ने के बाद आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है आपको। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आप प्रिपरेशन छोड़ दो, सच में, मतलब आईआईटी इतनी आसानी से नहीं मिलता है रियली, आपको 2 लाख बच्चों में अगर आपको 300 रैंक के अंदर लाना है तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि आईआईटी में जा करके आपको अच्छा काम करना है, अच्छा इंजीनियर बनना है। ठीक है, दूसरा, मल्टी टाइम प्रीवियस ईयर, जितनी बार आपका रिवीजन होना चाहिए उतनी ही बार आपका प्रीवियस ईयर लगा होना चाहिए, 4 बार मिनिमल लगा होना चाहिए, वो भी कितने साल का प्रीवियस ईयर, मैं तो रिकमेंड करूंगा मोर देन 30 ईयर्स का, अगर आपको मिल जा रहा है प्रीवियस ईयर, जिसमें लगभग आपको 3500 to 4000 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो आईआईटी आने के लिए, तो फिर तैयारी किस बात का कर रहे हो, मुझे मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि यही चीज गलती मैं बार बार कर रहा था, और यही गलती हर एक स्टूडेंट करता है जो अभी रैंकर नहीं, ठीक? तो गलती यही है कि आप बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करो, आप प्लीज रिवीजन करना स्टार्ट करो, सच बता रहा हूँ मैं, आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे जब आपके मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन ऐसा नहीं कि रट्टा मार रहे हो, रिवीजन का मतलब होता है कि प्रॉपरली उस एल्गोरिदम को आप समझ रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप समझ समझ करके लगा रहे हो, और कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई थी पिछली बार उसको आपने ओवरकम किया किस तरीके से। तो प्रीवियस ईयर भी आपको मल्टीपल उतने ही बार प्रीवियस ईयर लगाना, तो ये तो मैं इसको 5 स्टार दूंगा, अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर भूल जाओ, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है, टॉप एनआईटी या फिर आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेना।
तो ये काम करना ही करना है आपको। ये चीज जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां पर लिख करके रखो, मल्टी टाइम रिवीजन, मल्टी टाइम प्रीवियस ईयर सॉल्विंग। ओके। तो क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मैं ये चीज लिखने जा रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट का सीक्वेंस होना चाहिए आप लोगों के पढ़ने का, जो कि आप लोगों के हेल्प करेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने में। उस प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स होगा वो हेल्प करेगा कि हाँ, अगर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो प्रीवियस वाला सब्जेक्ट हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले आप एप्टीट्यूड पढ़ो। जरूरी नहीं है कि एप्टीट्यूड आप पहले ही पढ़ो, आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि इजी होता है, हो जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, प्रीवियस ईयर लगाओगे तो लग जाएगा आराम से। तो एप्टीट्यूड आप पढ़ो, लेकिन ऐसा मत करना कि एप्टीट्यूड ही लगाते रह गए 2 महीने, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। एप्टीट्यूड मुश्किल से 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन पढ़ो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तीनों मिला करके आपको 30 दिन पढ़ना है। एप्टीट्यूड 10 दिन से ज्यादा नहीं। कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे इजी सब्जेक्ट आ गए उसमें 1000 क्वेश्चन लगा लिया, टफ सब्जेक्ट आ गया उसमें प्रीवियस ईयर नहीं लगाया। ये काम नहीं करना आपको। आपको मतलब पुश करना पड़ेगा। अगर टफ क्वेश्चन है, ठीक है, टफ टफ सब्जेक्ट है, तो आपको आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना इजी सब्जेक्ट के लिए होता है। इवन उससे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इजी वाले सब्जेक्ट तो आप आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, बट टफ सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल होने के लिए उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन एप्टीट्यूड लगाओ 10 दिन के लिए। सेकंड वन आपका होना चाहिए मैथ्स प्लस प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज प्लस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। ओके। तो ये तीनों मतलब एप्टीट्यूड लगाने के बाद स्टार्ट करो। मैथमेटिक्स पढ़ लो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ लो, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद पढ़ लो एल्गोरिदम। उसके बाद पढ़ लो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डीबीएमएस। ओके। नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट टाइम पढ़ो आप टीओसी प्लस कंपाइलर। ओके। देन सीओए एंड डिजिटल लॉजिक। ओके। तो ये सीक्वेंस होगा मेरी तरफ से पढ़ने का। बहुत अच्छा सीक्वेंस है एक्चुअली, आप इसको फॉलो कर भी सकते हो। अगर आपको लगता है इससे इससे कोई बेटर सीक्वेंस आपको मिला तो उसको भी फॉलो कर सकते हो आप। ओके। और चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जब मैं पढ़ता था तो उस समय नहीं करता था, लेकिन बाद में मुझे मुझे पता चला कि और भी अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, जैसे चैट जीपीटी, ठीक है, और जेमिनाई। ओके। और भी बहुत सारे हैं, क्लाउड वगैरह है। तो मोस्टली दो चीज का यूज कर सकते हो। जैसे हर एक क्वेश्चन, जैसे आप किसी कोचिंग में हो और कोई कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ गया, जैसे टोकन रिंग या फिर टोकन बकेट में प्रॉब्लम आ गया कंप्यूटर नेटवर्क के, तो हर एक चीज को लेकर के फैकल्टी के पास मत पहुंच जाओ कॉन्सेप्ट के लिए कि सर मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं समझ में आया, आप मुझे स्क्रैच से समझा दो। फैकल्टी भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो एक दिन बोल देगा भाई तू देख ले अपना, ठीक है। तो फिर सीधी सी बात है, हर एक चीज को जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो, जैसे बहुत सारे जगह से आपने देखा, 1 घंटा रिसर्च किया बट नहीं समझ में आया वो सब्जेक्ट, ठीक है, वो टॉपिक नहीं समझ में आया, सॉरी सब्जेक्ट नहीं टॉपिक, वो टॉपिक नहीं समझ में आया, चैट जीपीटी देखा, जेमिनाई देखा, ठीक है, उस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस उसने उस आप उससे पूछ रहे हो, लेकिन वो कंफ्यूजन टाइप का दे रहा है, तो फिर आप उसको लेकर के फैकल्टी के पास जाओ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही अच्छा तरीका है अभी अभी से यूज करना। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डाउट सॉल्विंग के लिए, तो आगे चल करके जब आप आईआईटीज वगैरह में आओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी तक काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली कि आप लोग गेट का प्रिपरेशन के लिए कोचिंग चूज करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, और कितने सब्जेक्ट वाइज कैसे डिवाइड करो, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने घंटे पढ़ने होते हैं, साथ साथ में रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, प्रीवियस ईयर रिवाइज करना है बहुत सारे टाइम, ठीक है। और फिर कितने सीक्वेंस क्या होना चाहिए सब्जेक्ट्स का पढ़ने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज करना है आपको गेट के प्रिपरेशन की तैयारी के लिए। ओके।
क्योंकि जो आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं ना, एक्चुअली वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता होता है कि आप कहाँ गलती करने वाले हो। सच सच बता रहा हूँ। क्योंकि वो गेट का एग्जामिनेशन बहुत टाइम से ले रहे हैं, लगभग 30 ईयर्स हो चुके हैं गेट का एग्जामिनेशन। 30 कह रहा हूँ, 1989 से शायद गेट का एग्जामिनेशन हो रहा है। तो वहां से वो लोग गेट का एग्जामिनेशन का पेपर बना रहे हैं, और उनको पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन कहाँ पर। क्योंकि क्या होता है कि फैकल्टी जो होते हैं, 3-4 आईआईटी के जो अच्छे टॉप मोस्ट फैकल्टी होते हैं, एक सब्जेक्ट है, जैसे मैं एल्गोरिदम की बात करूँ तो टॉप मोस्ट जो एल्गोरिदम की फैकल्टी होगी, तो उनको उठाती है। सारे लोग क्वेश्चन बनाते हैं, और उनको पता होता है कि पिछली बार मैंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, और वो एनालिसिस करते हैं गेट के बाद, गेट के एग्जाम के बाद, कि क्या नाम है, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, कितने लोगों ने नहीं सॉल्व किया। उसी के बेसिस पे वो नेक्स्ट टाइम बनाते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। और प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, कि अरे ये टफ टफ क्वेश्चन लग रहा है, छोड़ देता हूँ यार, हो सकता है एग्जामिनेशन में ना पूछे नेक्स्ट टाइम। नहीं, वो प्रोफेसर क्या होता है ना, वो एनालिसिस किया होता है कि ये क्वेश्चन टफ है ऑलरेडी, और इसमें बच्चे बहुत कम मतलब कि अटेम्प्ट मारे हैं इस बार। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वही क्वेश्चन उठाएगा, डेटा को मैनिपुलेट करेगा, और को चिपका देगा आपकी गेट के एग्जामिनेशन में, और उसी क्वेश्चन में आप जाकर के फंसोगे। तो जो ये प्रीवियस होता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक चीज मैं ये भी बता रहा हूँ कि हर एक कोचिंग का एक मॉड्यूल होता है। मतलब जैसे किसी भी कोचिंग में आप अटैच हो रहे हो, तो एक अच्छा मॉड्यूल वो लोग बनाते हैं। उसमें लगभग 200 to 300 क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। उसमें वो लोग डीआरडीओ को क्वेश्चन डालते हैं, इसरो को क्वेश्चन डालते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डालते हैं। एक्चुअली फैकल्टी उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बना पाएगी, कोचिंग की फैकल्टी, सच बता रहा हूँ, अच्छी कोचिंग नहीं बना सकती है जितना आईआईटी के प्रोफेसर बनाते हैं। आईआईटी के प्रोफेसर इतने नेक्स्ट लेवल की मतलब कि माइंडसेट रखते हैं बच्चों के लिए। कोचिंग की फैकल्टी उनके सामने, सच बता रहा हूँ कि मतलब अगर आईआईटी की फैकल्टी 100 है, तो कोचिंग फैकल्टी 10 ही है। सिर्फ उनको क्या करते हैं, कोचिंग की फैकल्टी केवल वही टॉपिक पढ़ा करके बच्चों को गेट के एग्जाम के लिए भेजते हैं, बट उस टॉपिक में जो मास्टरी एक्चुअली लेवल का किया होता है, वो आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं। तो आप लोग क्या करो ना कि ये जो 200 300 जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, और भी एग्जामिनेशंस के, डीआरडीओ या फिर इसरो वगैरह के, कोचिंग के मॉड्यूल में ऑलरेडी होते हैं। जो क्वेश्चन वो लोग मॉड्यूल में दिए होते हैं, वो हिडन होते हैं, वो लोग लिखे नहीं होते कि वो डीआरडीए को है, कि इसरो के हैं, कि बार्क के हैं, कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। बट ऑलरेडी वो होते हैं। तो 200 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के होते हैं, वो लगाओ आप अच्छी तरीके से। प्लस प्रीवियस ईयर जो लगाओगे आप पर सब्जेक्ट का, उसमें भी लगभग 300 to 400 मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो ओवरऑल आप लोगों का जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा, वो 600 to 700 क्वेश्चन, सॉरी 7000 नॉट 700 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में होगा। और ओवरऑल जो 10-12 सब्जेक्ट होगा, लगभग 8000 क्वेश्चंस और बनेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, सफिशियंट होते हैं, सच बता रहा हूँ, सफिशियंट है गेट में अंडर 100 रैंक लाने का। कितना भी गंदा गेट का एग्जामिनेशन जाए, 200-300 रैंक तो आप लेकर के आ जाओगे हर हालत में। मल्टी टाइम रिवीजन करना है इसी क्वेश्चंस को लेकर के, साथ साथ में आपको क्या नाम है, रिवीजन करना नोट्स का मल्टीपल टाइम। अगर आप, सच बता रहा हूँ, ये सब नहीं कर रहे हो, लोगों का यही होता है ना, सर मेरा रैंक नहीं आ रहा, मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरे लिंक्डइन पे, इवन इंस्टाग्राम छोड़ दो, मेरे इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मैसेज नहीं आता, सॉरी फॉर दैट। लिंक्डइन पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली की कंडीशन नहीं सही है। तो मुझे अच्छा नहीं फील होता उस समय कि मतलब बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, मतलब मेरा एक जूनियर ही है वो। तो प्लीज ये क्वेश्चन, मतलब जो 8000 ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये पक्का है, आप लगाओ ही लगाओ। अगर नहीं लगा रहे हो तुम, तो एक्सपेक्ट मत करो अच्छा रैंक लाने का। और बहुत सारे लोग होते हैं मल्टीपल टाइम गेट्स देते हैं, लेकिन 40-45 मार्क्स पे ही फंसे हैं। मैं भी 20 नंबर पे था, मैं भी 20 नंबर से 70 मार्क्स पर लेकर के आया था। तो मुझे पता है कि वो लोग गलतियां कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, 8000 पे जो क्वेश्चन है, इसको तो आप एक तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा करके चलना है कि बाहर का मुझे कुछ नहीं लगाना है टेस्ट सीरीज के अलावा, साथ साथ में ये 8000 क्वेश्चन लगाना ही है आप। ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज से याद आया, जो मल्टी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज होता है, यहाँ पर मैंने जो सीक्वेंस बताया है, जैसे जो मल्टी सब्जेक्ट है, ओएस और डीबीएमएस जैसे आपने फिनिश किया, तो ओएस और डीबीएमएस का एक टेस्ट सीरीज होगा, उसको आप दो। मल्टी सब्जेक्ट का यहाँ पर देना होता है जब मल्टीपल सब्जेक्ट फिनिश होते हैं। ओके, इससे क्या होता है, प्रीवियस वाला सब्जेक्ट जो पढ़ चुके होते हो, वो भी रिवाइज हो जाता है, और साथ साथ में नया भी सब्जेक्ट का जो होता है ना, उसका भी रिवीजन हो जाता है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट का टेस्ट ही होता है, वहां पर दिया जाता है। ओके।
तो पहला काम करना है कि बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं समझा, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे गए, तब भी रैंक नहीं बनेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तब भी रैंक नहीं बनेगा। तो आप लोग पहले डिसाइड करके रखो कि हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है 6 से 7 घंटे, जो भी पढ़ना हो कोचिंग को मिलाकर। कोचिंग मुझे लगता है जब मैं पढ़ता तो 6 घंटे का कोचिंग होता था। उसके अलावा मैं 2 घंटा रिवाइज करता था, और उसके बाद जितना भी टाइम बचता था मैं 12 से 13 घंटे मेहनत करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक टायर 3 कॉलेज से हूँ, मुझे आईआईटी में जाना है, और बहुत सारे बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं आईआईटी के लिए। तो फिर मतलब आपको बहुत ही स्ट्रांग मतलब वर्क करना पड़ेगा, बहुत ही हैवी वर्क करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, मैं उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनको लीव कर देते हैं। मतलब बहुत सारे तो नहीं होते, बहुत ही रेयर होते हैं। तो आप अगर उसमें से नहीं हो, मुझे नहीं लगता है कि मतलब अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो उस लेवल पे हो, मतलब कि आईक्यू होगा कि एक बार पढ़ लिया, उसको सारी चीज समझ में आ गया, अभी किसी लेवल का क्वेश्चन दे दो उसको सॉल्व हो जाएगा, नहीं। मतलब बहुत ही कम होते हैं। इवन आईआईटी बॉम्बे में भी जो हम लोगों का 96 स्टूडेंट का बैच है एमटेक के लिए, मुझे लगता है कि उसमें से शायद 2 या 3 लोग होंगे इस लेवल के, और बाकी 93 जो टॉप रैंकर्स है वो भी उस लेवल के नहीं है। तो फिर आप लोग उस कैटेगरी में मत रखना कि मैं बहुत स्ट्रांग आईक्यू वाला बंदा हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मैं कुछ भी खाड़ पखाड़ दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप अभी। अभी आप पहले अच्छे से तैयारी करो, बाद में जब रैंक आएगा फिर आप बताना कि आप आईक्यू आपका काफी अच्छा है कि नहीं। ठीक है। ओके। सो दिस इज फॉर ऑल। बस टुडे इसके लिए मैं कंक्लूजन देता हूँ। इसका जो फाइनल एक समरी होता है, समरी में होता है, समरी में पहले सॉल्व करना है कि पहले क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। कुछ कोचिंग अगर ज्वाइन कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट का डाउट क्लियर करो। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा शाई होते हैं, क्लासरूम में नहीं पूछते हैं यार, मतलब नहीं पूछोगे तो फिर एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो तुम आईआईटी में आने के लिए। अगर आपको आईआईटी में आना है, आईआईटी का आईडी कार्ड लेकर के आपको आपके पॉकेट में रखना है, या फिर आपको मोटिवेशन है कि आईआईटी में जाकर के मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो वहाँ के बच्चों के साथ पढ़ना चाहता हूँ, एक आईआईटी का टैग लगाना चाहता हूँ, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। क्लासरूम में आप क्वेश्चंस पूछो। बहुत सारे क्लासरूम में फैकल्टी जो होती है वो इंग्लिश में क्वेश्चन, सॉरी, एक्सप्लेनेशन देती है। आप हिंदी में पूछना है तो आप हिंदी में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो करो एटलीस्ट। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को पता करना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पहला, अगर आपका विल नेन हो गया, कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको बहुत अच्छे करना है, कॉन्सेप्ट वेल करना है आपको। उसके बाद दूसरा तरफ है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर ले रहे हो साथ साथ में कोचिंग मॉड्यूल, ठीक है, अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो अच्छे से, बार बार रिवीजन कर रहे हो, थर्ड वन इज सॉल्व सो मेनी टेस्ट। ओके, लगभग 100 to 150, मतलब फुल लेंथ 100 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 फुल लेंथ होगा। बाकी सारे क्या नाम है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना है। साथ साथ में आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है भैया। तो कितने घंटे का मतलब मिनिमम मोर लेस देन 10 आवर नहीं होना चाहिए आपका पढ़ाई। तो 10 to 12 आवर आपको पढ़ना है। अगर इससे भी ज्यादा आप निकाल लेते हो तो बेस्ट है। लेकिन इस तरीके से नहीं बैठना है कि बैठ रहे हो सो रहे हो, बैठ रहे हो सो रहे हो, नहीं। 10 10 आवर्स क्वालिटी स्टडी होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। और अगर मजा मतलब कि करना है पढ़ाई में, तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही डीप अंडरस्टैंडिंग होगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उतना ही मजा आएगा कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब आपका ग्रेस्प हो गया उस टॉपिक पे, तो आप क्वेश्चन लगाओ। मतलब आपको आपको खुद ही अंदर से फील आने लगे, क्वेश्चन लगाते हैं ना, अभी देखते हैं किस क्वेश्चन लगा करके क्या होगा। तो आपका साइकिल इस तरीके से होना चाहिए। लर्न करना है आपको कोई चीज, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब कोचिंग का मॉड्यूल। ओके, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर बहुत सारे लगाना है आपको, रिवीजन मल्टी टाइम करना है। देन रिवाइज करना है, मतलब थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर का रिवाइज करना है। टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद अगर कम मार्क्स आ रहा है, इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ गलती हो रहा है, देन फिर से लर्न करना है आपको चीजें, फिर से ये साइकिल रिवाइज करना है, ठीक है। और ये चीज कब तक करना है आपका, अप्रैल से दिसंबर तक। और आप जो फुल लेंथ का जो टेस्ट होता है वो
15 to 25 नवंबर से देना स्टार्ट करो। अगर आप उसके बाद देते हो तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि यार जल्दी जल्दी टेस्ट देना स्टार्ट करो, और फ्रिक्वेंटली दो। मतलब हर वीक में कम से कम 2 टेस्ट तो देना ही देना है, फुल लेंथ का 2 टेस्ट। ओके, 2 से ज्यादा हो जा रहा है तो बेस्ट है, 2 दे दो मिनिमम, और उसको अच्छे से एनालिसिस करो, कौन सा टॉपिक जो आपका गड़बड़ हो रहा है उसको टॉपिक को जाकर के फिर से रिवाइज करो। ये काम अगर आप कर रहे हो ना, तो सच बता रहा हूँ, आप अपने आप को सरप्राइज कर दोगे। मैं खुद ही सरप्राइज हो गया था, मतलब कि ये चीज करके, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ऐसी स्कूल से हूँ जो कम से कम मतलब लगता है कि 27 रुपीज पर मंथ का फीस मैं देता था उस स्कूल में, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में अपने। आप खुद सोच सकते हो, और मुझे कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं करना आता था जब तक मैं बीटेक में था, मतलब बीटेक में गया नहीं, बीटेक सेकंड ईयर में, ठीक है। तो मैं उस लेवल से इस लेवल पे आया हूँ, तो फिर मुझे पता है कि एवरेज स्टूडेंट को कितना प्रॉब्लम होता है अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, कितना प्रेशर आता है। ठीक है, तो 15 to 25 नवंबर से आप लोग क्या करो कि टेस्ट देना स्टार्ट करो फुल लेंथ का। उसके पहले आपका पूरा टॉपिक लेवल, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज अच्छी तरीके से खत्म होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से दिमाग में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर कई बार लगा होना चाहिए, कुछ मॉड्यूल भी लगा होना चाहिए। उसके बाद जब आप फुल लेंथ दोगे, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना मजा आएगा आपको, सच बता रहा हूँ आपको। जो दिसंबर और जनवरी का मंथ होगा ना, रियली बहुत एंजॉय में जाएगा। और जब आप, सच बता रहा हूँ, फरवरी में एग्जाम दोगे तो आपको फील आएगा आपने कुछ किया है पूरे मतलब साल, काफी अच्छा काम किया आपने, काफी अच्छा मेहनत किया, और वो कॉन्फिडेंस आपको, सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा। कुछ नया करने के लिए, कुछ नया यहाँ पर आकर के आईआईटी में कुछ नए सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से मिलने के लिए, अच्छे अच्छे स्टूडेंट से मिलने के लिए, बहुत मतलब उसके बाद लाइफ काफी सॉर्टेड हो जाती है। सॉर्टेड का मतलब ये नहीं कि आईआईटी में आने के बाद ही होता, बट एक कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छी तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, सो इतना ही था। और एक बात ये भी मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट है ये, बट इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। अगर मैं गेट की बात करूं, तो गेट जो होता है वो आईक्यू को टेस्ट नहीं करता है, आपका आपकी इंटेलिजेंसी को कभी नहीं टेस्ट करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को टेस्ट करता है, कंसिस्टेंसी को। आप कंसिस्टेंट बंदे हो, डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड रैंक। यू विल बी स्टैंडिंग ऑन द, यू विल बी स्टैंडिंग, यू विल टेक एडमिशन इन टॉप आईआईटीज, आईएससी। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे आईआईएससी से कॉल आया था, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, ओके, एवरीवेयर, मतलब हैदराबाद, ओके, एंड रुड़की, एवरीवेयर, जितनी भी आईआईटीज होते हैं सारे जगह से मेरा कॉल आया था। और 20 मार्क्स के बाद मैं ये कॉलिंग लेकर के आया, तो मुझे कितना प्राउड उस समय फील हुआ था। फिर मैं आकर के काफी अच्छा काम किया हूँ यहाँ पर, मैंने काफी मेहनत किया, मुझे काफी कम नॉलेज था टेक्निकल, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था हिंदी मीडियम के होने के बाद। मैंने बहुत मेहनत किया यहाँ पर आकर के, और आज एक अच्छे पोजीशन पे खड़ा हूँ, एक अच्छी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ है। और पर मंथ में मल्टी लाख, मतलब ये मतलब मतलब पर मंथ में मल्टी लाख का इनकम मैं रखूंगा मैं इसके बाद, जब मैं वहां पर जाऊंगा तो। मतलब मजा आ रहा है मुझे, काफी अच्छा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी काफी और भी बड़ा चीज करना चाहिए। और एक बात और, मैं काम करूंगा कि आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट वाइज वीडियोज बनाऊंगा, जैसे एल्गोरिदम का हुआ, तो एल्गोरिदम में 4 पार्ट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, डिवाइड एंड कनकर, ग्रीडी एल्गोरिदम, और डीपी। तो ये जो 4 पार्ट जो होते हैं उसको किस तरीके से पढ़ना होता है, हर एक सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट का कंप्यूटर नेटवर्क, एल्गोरिदम, सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, डीएलडी, एवरी मतलब एवरी सब्जेक्ट का मैं वीडियोस बनाऊंगा, और सारे सब्जेक्ट की वीडियोस को मैं एक काम करूंगा कि पार्ट वाइज में कैसे उस पार्ट को पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, और हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। जैसे सीएन के जो पार्ट हैं, जैसे डेटा लिंक लेयर को, नेटवर्क लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को, एप्लीकेशन लेयर को किस तरीके से पढ़ना होगा, कि एप्लीकेशन लेवल में, लेयर में इतने अच्छे तरीके से पढ़ो, ये चीजें पढ़ो काफी अच्छी तरीके से, इतने नंबर का आता है। और मतलब रिसोर्स कहाँ से मिलेगा आपको, वो मैं वीडियो बनाऊंगा, और हर हर एक टॉपिक का मैं बताऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का। और मुझे लगता है कि मैं कुछ टीचिंग वीडियोज स्टार्ट करूंगा कुछ दिन के बाद, ठीक है, जब मैं अपने सॉफ्टवेयर कंपनी में जाऊंगा, उससे थोड़ा सा टाइम निकाल करके मैं टीचिंग वीडियोज स्टार्ट करूंगा। और मैं एक जीरो लेवल से लेकर के एक हाईएस्ट लेवल तक जो आईआईटी का स्टूडेंट करता है, उस लेवल तक मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। तो पहला सब्जेक्ट मुझे लगता है एल्गोरिदम होगा,
और डेटा स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम होगा। पहला सब्जेक्ट मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। हर एक सब्जेक्ट को 70 आवर्स में लगभग खत्म करूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग अभी तैयार मत रहना, क्योंकि मैं बहुत स्लो बनाऊंगा वो वीडियोज। मुझे लगता है कि अगले बेटे के एग्जामिनेशन तक मुझे लगता है 3-4 सब्जेक्ट का ही वीडियो मैं बना पाऊंगा, तो उसके लिए आप तैयार मत रहना। ठीक है, और हाँ, आने वाले 2-3 साल के अंदर जब मैं सारी वीडियोज डालूंगा तो उसके बाद स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उससे। वो वीडियोस देख करके केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, फिर भी काफ़ी अच्छा, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ अंडर 200 रैंक तो आ ही जाएगा, हर हालत में आ जाएगा। ओके, सो मोटिवेशन इतना रखो कि आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, एक अच्छा लेवल का इंसान बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा लर्नर बनना है। आईआईटीज या फिर एनआईटीज कुछ अच्छे कॉलेज में जा करके उनसे, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बातचीत कर करके आपको एक अच्छा फीलिंग लेकर के आना है और आगे आने वाली आपकी जनरेशन को एक अच्छा नॉलेज देना है। ओके, सो वीडियो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। अगर वीडियोस आपको थोड़ा सा भी हेल्प लगे, आपको भी अच्छा मतलब फील हुआ हो कि हाँ ठीक ठाक वीडियोस है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बट इसके लिए मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ। आपको लगता है कि अच्छी वीडियोस पढ़ रही हैं और आगे चल करके मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस इस पे डालने वाला हूँ। और एक जो बंदा आईआईटी से पढ़ा हुआ है, अगर आपको एक सजेशन दे रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सजेशन आपको मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लगता, मुझे भी कोई देता अगर इसके पहले मैं जब था तो डेफिनेटली मैं सजेशन ले लेता उससे अच्छी तरीके से। ओके, ओके, वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।